दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गर्भवती बहू की जादुई क्रीम और मस्कारे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। अभिषेक की शादी ऐश्वर्या से हुई थी। ऐश्वर्या बहुत खूबसूरत थी। शादी के 4 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। फिर जब छोटे भाई अनुराग की शादी हुई तो खुश रहो बेटी, जल्दी ही हमारे घर में खुशखबरी सुनाना। निशा का रंग बहुत काला था, जबकि उसकी जेठानी ऐश्वर्या बहुत गोरी थी। ऐश्वर्या बहुत ही घमंडी और नकचड़ी भी थी। वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी। निशा बहुत ही सीधी सादी थी। ऐश्वर्या ने निशा के आते ही घर के सारे काम की जिम्मेदारी उस पर ही डाल दी। कुछ दिनों बाद एक बार ऐश्वर्या की बहन विद्या जब उनके घर पर आई तो, ऐश्वर्या, तेरी देवरानी इतनी काली है, तुम लोगों ने शादी से पहले देखा नहीं था क्या? अरे, अनुराग की लव मैरिज हुई है, हम क्या कर सकते थे, उनकी ही पसंद है। दोनों बहनें कहकर हंस पड़ी। निशा ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और वो बेचारी उदास हो गई। एक दिन जब निशा बाजार से सब्जी लेकर घर आ रही थी, तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत जमीन पर गिरी हुई थी और उसके झोले में से सामान इधर उधर बिखर गया था। निशा ने उसके झोले में सारा सामान रखकर उसे थमा दिया, उसको बैठाकर पानी पिलाया। उसके हाथों पर चोट लग गई थी, तो निशा ने तुरंत अपने रुमाल से उसके घाव को साफ कर दिया और अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़कर उस पर बांध दिया। आपको कहाँ जाना है? मैं रास्ता भूल गई हूँ। क्या तुम्हें पता है कि शिवनाथ चौक कहाँ पर है? चलिए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देती हूँ। मैं भी वहीं पर जा रही हूँ। निशा ने एक रिक्शा रुकवाया और उसको सहारा देकर बिठा दिया। जब रिक्शा शिवनाथ चौक पहुँचा, तो वो औरत उतर गई और उसने निशा को अपने झोले में से एक मस्कारा निकाल कर दिया और बोली, मैं एक जादूगरनी हूँ बेटी, और ये एक जादुई मस्कारा है। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी। निशा ने वो मस्कारा ले लिया और वो जादूगरनी वहाँ से चली गई। निशा ने घर आकर वो मस्कारा खोलकर अपनी आँखों में लगा लिया। जब दूसरे दिन वो सुबह उठी तो उसने अपना चेहरा आईने में देखा और वो हैरान रह गई और अपने पति से बोली, ये देखिए, मैं तो भाभी की तरह गोरी हो गई हूँ। अनुराग ने निशा को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया और फिर बोला, ये कैसे हुआ? तब निशा ने अनुराग को सारी बात बताई। निशा रोज रात को वो मस्कारा लगाकर सोती। उसकी शादी को लगभग 1 साल हो गए थे। अब उसकी तो दुनिया ही बदल गई थी। निशा माँ बनने वाली थी। जब घर में सबको इस बात का पता चला तो सब बहुत खुश हुए। ऐश्वर्या तो जल भुनकर राख हो गई थी। एक बार उसकी जेठानी की बहन विद्या फिर आई और उसको देखते ही बोली, अरे ऐश्वर्या, ये प्लास्टिक सर्जरी करा कर आई है क्या? अरे नहीं, पता नहीं कैसे ये इतनी गोरी हो गई और अब तो माँ भी बनने वाली है। घर में उसकी इज्जत बढ़ गई है, जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं। निशा का खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया था। ऐश्वर्या को इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। उसने एक दिन निशा को मस्कारा लगाते हुए देख लिया। एक दिन जब निशा किसी काम से बाहर गई थी, ऐश्वर्या सीधा उसके कमरे में गई और उसके जादुई मस्कारे का डब्बा उठाकर अपने कमरे में लेकर चली गई। उसने उसकी जगह बिल्कुल वैसा ही मस्कारा उसके टेबल पर रख दिया। ऐश्वर्या जब सोने गई तो रात में उसने मस्कारा अपनी आँखों में लगा लिया। जब वो सुबह उठी तो
उसके पूरे चेहरे पर लाल लाल दाने निकल गए थे। वो रोते हुए अपनी सास के पास आई और बोली, अरे ये क्या हुआ बहू? ऐश्वर्या ने उनको वो सारी बातें बताई। ऐश्वर्या, जलन की भी कोई सीमा होती है। निशा बेचारी पहली बार थोड़ी सी खुश हुई थी, पर तुमसे तो उसकी खुशी देखी ही नहीं गई। माँ जी, जब से उसने ये मस्कारा लगाना शुरू किया है, हर जगह उसी को सब पूछते हैं। मैं तो किसी को दिखाई भी नहीं पड़ती। रंग तो मेरा भी गोरा ही था ना। निशा पीछे खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। जब से मैं इस घर में आई हूँ, तब से अपने काले होने का तंज झेल रही हूँ। आप मेरी जेठानी हैं। बजाय इसके कि आप मेरा साथ देती, अपनी बहन के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाती हैं। मेरे काले रंग का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, काले को काला ही कहेंगे ना, इसमें नाराज होने की क्या बात है। बहरहाल जादुई मस्कारा उसी के लिए है जिसको वो मिला है। मेरा मस्कारा मुझे वापस कर दीजिए। ऐश्वर्या ने उसका मस्कारा चुपचाप उसे वापस दे दिया। ऐश्वर्या ने अपनी मस्कारे वाली डिब्बी रख ली और उसकी रखी हुई डिब्बी उसे वापस कर दी। ऐश्वर्या दिन रात अपने कमरे में ही पड़ी रहती। डॉक्टर को भी दिखाया, पर उसके चेहरे का रंग काला पड़ता जा रहा था। कई महीने बीत गए। एक दिन ऐश्वर्या रोते हुए निशा के पास आई और बोली, निशा, मुझे माफ कर दो। मैं बदले की आग में जल रही हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती रही होगी जब सभी तुम्हारा मजाक उड़ाते होंगे। उसका ये हाल देखकर निशा बहुत दुखी हुई, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी सिवाय तसल्ली देने के। ऐश्वर्या बिल्कुल बदल गई थी। निशा के साथ मिलकर घर का सारा काम भी करती और उसका ध्यान भी रखती। एक दिन जब निशा सब्जी लेने बाजार जा रही थी, तो अचानक वही जादूगरनी उसे फिर से दिखाई पड़ी। वो झट से उसके पास पहुंच गई और उसने उसके पैर छूकर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। चलिए, आज आप मेरे घर चलिए। मैं आपको अपने हाथों का बना हुआ खाना खिलाना चाहती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो निशा, इसीलिए जादुई मस्कारे ने तुम्हारी मदद की। आप मेरी जेठानी ऐश्वर्या को पहले जैसा कर दीजिए। उसको अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है। वो बहुत पछता रही है और हो सके तो उन्हें भी एक संतान दे दीजिए। तब उसने अपने झोले से निकालकर एक क्रीम का डब्बा उसे दिया और बोली, उससे कह देना अगर वो अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ेगी तो इस क्रीम का कोई भी फायदा नहीं होगा। और हाँ, तुम 5 गरीब औरतों को खाना खिला देना। समझ लेना मैंने खा लिया। ये कहकर वो जादूगरनी तुरंत वहाँ से गायब हो गई। जब निशा घर आई तो उसने ऐश्वर्या को वो क्रीम देते हुए कहा, भाभी, आपको अपने आप को बदलना होगा, तभी ये जादुई क्रीम अपना जादू दिखा पाएगी। आपका चेहरा पहले जैसा हो जाएगा और आपको संतान का सुख भी प्राप्त होगा। निशा, मैं अपने आप को पूरी तरह से बदल दूंगी। बस एक बार मेरा चेहरा पहले जैसा हो जाए और मेरी गोद भर जाए। कुछ ही दिनों बाद दोनों देवरानी जेठानी ने प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया। अब दोनों बहुएं प्रेम से रहने लगी। फिर एक दिन, छोटी बहू, तुम्हारी जादुई क्रीम और मस्कारा तो वाकई जादुई है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। दोनों बहुएं मुस्कुराकर अपने बच्चों को प्यार से दादी की गोद में डालकर अपने कामों में व्यस्त हो गयीं। चमेली के मन में कुछ चल रहा है। वो अपनी बहुओं को हमेशा दबा कर रखना चाहती है। बहुओं को कुछ बोलने नहीं देती है, ठीक से खाना भी नहीं देती है। चमेली बैठकर अपने ही मन में
ये सब सोच रही थी कि बड़ी बहू वहाँ पर आ जाती है और चमेली से कहती है, माँ जी भूख लगी है, कुछ खाना खा लूं। खाना खाएगी? कमीनी, तेरा बाप क्या खाने का खजाना छोड़कर गया है? माँ जी आप ऐसे बात क्यों कर रही हैं? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। बस मैं ही क्यों, हम तीनों ने कुछ नहीं खाया। एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। जा अपना काम कर, नहीं तो धक्के मार कर घर से निकाल दूंगी, समझी? बेशरम औरत कहीं की, जब देखो खाना खाना खाना। हाँ? बड़ी बहू चुपचाप वहाँ से बाकी बहुओं के पास चली जाती है। बाकी बहुएं उसका इंतजार कर रही थीं। उसे देखकर बाकी बहुएं कहती हैं, क्या हुआ दीदी, कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं? नहीं, माँ जी ने कुछ खाने की परमिशन नहीं दी। तो क्या हम ऐसे ही भूखे रहें? मैं बिल्कुल भूख नहीं सह सकती हूँ। हाय भगवान, ये कहाँ आ गई हूँ मैं? भूखे रहते रहते हम एक दिन मर जाएंगे। और क्या ही कर सकते हैं, सुबह से शाम तक बस काम करो, उसके बदले क्या मिलता है? सास का अत्याचार। दीदी ऐसे नहीं चलेगा, चलो हम रसोई से खाना खा लेते हैं। हाँ, अम्मा जी को पता नहीं चलेगा, अगर नहीं खाए तो ऐसे ही मर जाएंगे। उससे अच्छा कुछ खा के सास की तीखी बात सुन ले। हाँ हाँ चलो चलो। ये बोलकर सभी रसोई में जाती हैं। रसोई में सूखी रोटी रखी हुई थी। सभी एक एक रोटी हाथ में लेती हैं। सिर्फ सूखी रोटी पड़ी है। भूख के समय यही बहुत है, चलो जल्दी से खा लो। अगर माँ जी ने देख लिया ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। वो रोटी खाने जाती ही है कि वहाँ पर चमेली आ जाती है और सब कुछ देख लेती है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अरे चोर, सब चोर हैं, अपने ही घर से चोरी करते हैं। नहीं माँ, चोर नहीं है हम, ये तो हमारे हक का खाना है। इस घर में तुम लोगों का कोई हक नहीं है। ये मेरा घर है, मेरा। यहाँ मेरे कानून चलते हैं। मेरी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और तुम लोग खाना खाने आ गए। तुम मुझे ये रोटियाँ दे दो, मैं तुम लोगों को खाने नहीं दूंगी। ये बोलकर चमेली तीनों बहुओं से रोटी छीन लेती है और बाहर जाकर रास्ते में फेंक देती है। तीनों बहुएं चमेली के पीछे पीछे जाती हैं। ये क्या माँ, ये क्या कर रही हैं आप? रोटी रास्ते में फेंक दूंगी, लेकिन तुम लोगों को खाने नहीं दूंगी। ये बोलकर चमेली चली जाती है। इतने में एक कुत्ता आकर रास्ते से रोटी खाने लगता है। सभी बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, तू ही खा ले, हमारे नसीब तो तुझसे भी खराब है। तुझे हर रोज कहीं न कहीं से खाना तो मिलता है, हमें तो वो भी नहीं मिलता। चमेली हमेशा से ही ऐसी है। एक जमाने में वो अपने बेटों पर भी खूब शासन करती थी, इसीलिए वो लोग पढ़ाई खत्म करने के बाद बाहर काम करने के लिए चले गए। चमेली के 3 बेटे हैं। उन तीनों की एक ही दिन में शादी हुई। उसके बाद से ही तीनों बहुओं पर चमेली का अत्याचार शुरू हो गया। तीनों लड़के बाहर ही रहते हैं और कभी कभी घर आते हैं। इसीलिए चमेली और भी ज्यादा बहुओं के सर पर चढ़कर नाचती है। आज जो हुआ वो तो बस उसका एक छोटा सा उदाहरण है। इसके बाद और कुछ दिन बीतते हैं। बेटों का आना जाना लगा ही रहता है। तीनों बहुएं उनको कुछ बोल नहीं पाती हैं। ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद तीनों बहुएं गर्भवती हो जाती हैं। डॉक्टर घर पर आते हैं और उन तीनों का चेकअप करते हैं। देखिए चमेली जी, तीनों को अभी बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा। शरीर के ऊपर कोई स्ट्रेस न आए, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा।
हाँ जी डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे से तीनों का ध्यान रखूंगी। हाँ हाँ, आप तो एक औरत हैं, आप तो समझेंगी ही। इन दिनों पूरे बेड रेस्ट की जरूरत है, वरना कुछ भी हो सकता है। वो सब तो ठीक है, मगर आप कह सकते हैं क्या लड़की होगी या लड़का? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। लड़का हो या लड़की, दोनों तो एक ही समान हैं। घंटा एक समान है। जो भी हो, इस हालत में इन तीनों से काम करवा के कितना मजा मिलेगा। सभी काम करते हुए दर्द से तड़पने लगेंगी और मैं ये देखकर बस हंसूंगी। डॉक्टर साहब चले जाते हैं और उसके बाद ही चमेली अपने असली रंग में वापस आ जाती है। ए नौटंकियों, उठ जाओ, बहुत काम है। मगर डॉक्टर साहब ने तो हमें बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। हाँ तो तुम लोग रेस्ट लोगे तो घर का काम कौन करेगा? ससुराल में ऐसा ही करना पड़ता है। ये तुम लोगों का घर नहीं है जो अपनी मर्जी से चलोगे। क्या कह रही हैं माँ जी? ससुराल घर नहीं होता? नहीं, और सास भी कभी माँ नहीं होती, समझी ना? अब उठ और काम पर लग जा, नहीं तो इस हालत में ही लोहे के डंडे से पिटाई करूंगी। डर के मारे सभी उठ जाती हैं और घर का काम करने लग जाती हैं। काम करते करते बड़ी बहू का पेट दर्द करने लगता है। आह आह, पेट में दर्द हो रहा है। आह, क्या हुआ दीदी? आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। बड़ी बहू बैठ जाती है। इतने में चमेली वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ? काम छोड़कर बैठ क्यों गई? पेट में बहुत दर्द हो रहा है माँ। ये सब नाटक है, नाटक। काम न करने का बहाना। काम नहीं करेगी ना? चल फिर, इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। ये बोलकर चमेली बड़ी बहू को खींचकर ले जाती है और घर के बाहर धूप में छोड़कर घर का दरवाजा बंद कर देती है। बेचारी बहू धूप में बिना पानी के तड़पने लगती है और रोते हुए भगवान से दया की भीख मांगने लगती है। हे भगवान, ये कैसा जुल्म है? आपको क्या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? कुछ तो कीजिए भगवान, हम पर दया कीजिए। इतने में वहाँ वो कुत्ता मुंह में पानी की एक बोतल लेकर आता है और बड़ी बहू की गोद में रखकर दुम हिलाने लगता है। एक तो ही है जो हमारे दुख को समझता है। ये ले, तू भी पानी पी ले थोड़ा सा। बड़ी बहू खुद पानी पीती है और कुत्ते को भी पिलाती है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। कुछ महीनों बाद एक रात फिर से बड़ी बहू के पेट में दर्द शुरू होता है। वो दर्द के मारे तड़पती है, मगर तभी चमेली उसको रोटी बनाने के लिए कहती है। बड़ी बहू साफ मना कर देती है। बहुत हो गया माँ, अब और नहीं। आपको दिख नहीं रही है हमारी हालत? मैं और कोई काम नहीं करूँगी। नहीं करेगी तो पूरी रात पड़ी रहे घर के बाहर। चमेली बड़ी बहू को फिर से घर के बाहर रास्ते में धकेल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। बड़ी बहू का पेट दर्द बढ़ता ही जाता है। इतनी रात को कौन उसकी मदद करेगा? तभी वहाँ पर वो कुत्ता मुंह में चादर लेकर आता है और बड़ी बहू के पास चद्दर को बिछा देता है। बड़ी बहू उस पर लेट जाती है। उसी रात घर के बाहर ही बड़ी बहू की एक बेटी पैदा होती है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक इस दुनिया में आई है। बड़ी बहू उसको गोद में लेकर सो जाती है, मगर उसको क्या पता कि उसकी सास ये सब छुपकर देख रही है। सो जाने के बाद चमेली वहाँ पर आती है और चुपचाप बच्ची को उठाकर वहाँ से चली जाती है। वो थोड़ी दूर जाकर बच्ची को रास्ते में फेंक देती है।
बच्ची जोर जोर से रोने लग जाती है। चलो, जान छूटी इस मनहूस से, छुटकारा मिला। चमेली वहाँ से चली जाती है। जब बड़ी बहू सुबह नींद से उठती है तो देखती है कि उसकी गोद से बच्ची गायब है और वो रोना धोना शुरू कर देती है। हाय भगवान, कहाँ गई मेरी बच्ची? यहीं पर तो थी मेरी गोद में, कहाँ गई? उसका रोना सुनकर बाकी बहुएं वहाँ पर आ जाती हैं। चमेली भी वहाँ पर आती है। माँ, आपने मेरी बच्ची को देखा है क्या? नहीं तो। चलो अच्छा है, बेटी ही तो हुई थी ना, आखिर बेटी होने का क्या ही फायदा। आप ऐसा बोल भी कैसे सकती हैं? आखिर वो मेरी बेटी है। आपके जैसी निर्दयी औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अरे वाह, अब बहुत जुबान चल रही है तेरी। अब देख मैं तुझे क्या करती हूँ। ये बोलते ही चमेली बड़ी बहू के ऊपर हाथ उठाने जाती ही है कि तभी वहाँ पर वो कुत्ता आ जाता है और चमेली के हाथ में काट लेता है। अरे मर गई, बचाओ, हाय बचाओ। चमेली चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर एक चमत्कार हो जाता है। वो कुत्ता गायब हो जाता है और उसकी जगह एक परी प्रकट होती है। चमेली, तू बहुत ही नीच किस्म की औरत है, मुझे सब पता है। इसीलिए मैं कुत्ते के रूप में यहाँ आई थी ताकि समय आने पर तुझे सबक सिखा सकूं। बड़ी बहू, चमेली ही तेरी बेटी को रास्ते में फेंक कर आई है। ये ले, तेरी बच्ची को मैंने संभाल कर रखा है। ये कहकर परी बच्ची को वापस देती है। चमेली परी से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, तेरी गलतियों की माफी नहीं मिल सकती है। सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए। मैं श्राप देती हूँ, आज से तेरे दोनों हाथ और दोनों पैर काम करना बंद कर देंगे। तू बहुओं को खाना नहीं देती थी ना, आज से तेरी बहुएं जब तुझे खाना खिलाएंगी तभी तू खाना खा पाएगी। ये कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद चमेली अपाहिज बन जाती है और हमेशा के लिए एक व्हील चेयर पर बैठी रहती है। उसे अपनी गलतियों की सजा मिल गई थी। बाकी दोनों बहुओं को भी बेटा और बेटी होते हैं और सभी अपने पतियों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।